नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज और मैं आपकी होस्ट दोस्त पूजा हमेशा की तरह आपके साथ हूँ। पुनः आपके लिए लेकर आ गए हैं कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 जो कि खास तौर से आपके लिए लेकर आया है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये यारा की ओर से और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये निर्देशित विशेष कृषि जागरूकता कार्यक्रम है जिसको दूसरे साल हम लाए हैं और वो हो गया है 2.0 आपके लिए। इस कार्यक्रम में लगातार विशेषज्ञ हमारे बीच आते हैं और कृषि संबंधी बेहतर जानकारी हम आपको उनसे प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे में किसान भाई बहनों, आज हम फलों के राजा यानी आम की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आम को फलों का राजा कहा जाता है और हमारे देश में इसकी खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन अच्छी पैदावार और बेहतर गुणवत्ता के लिए जरूरी है कि किसान संतुलित पोषण प्रबंधन के साथ साथ कीटों से भी सही समय पर बचाव कैसे करें ये जान ले, क्योंकि अगर पेड़ों को समय पर उचित पोषक तत्व मिले और कीटों का नियंत्रण भी किया जाए तो फल गिरने की समस्या कम होती है, बेहतर सुंदर फल रसीला फल मिलता है, उत्पादन बढ़ता है और हमारे किसान भाई बहनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए, इन पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ श्री विक्रम सिंह जी जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट याना फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत पुनः आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस रेडियो प्रोग्राम में। अब तक आपसे हमने बहुत सारी सब्जियों की बात की है, बहुत सारी अलग फसल की बात की है, लेकिन आज हम फलों के राजा आम, क्या बात है, बहुत ही रसीला मीठा आम होता है, सुंदर आम होता है अगर उसकी खेती अच्छे से की जाए, उसका पोषक प्रबंधन का ध्यान रखा जाए और यही जानकारी आज हम आपसे प्राप्त करना चाहते हैं विक्रम जी। आज जुड़े हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल, और आज का जो विषय है वो है आम की फसल, सही पोषण और कीट प्रबंधन। इस पर विशेष जानकारी हम आपसे प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल विक्रम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए संतुलित पोषण प्रबंधन कितना और कैसे महत्वपूर्ण है? आम एक किसानों के लिए देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसल है और लोकप्रिय फल भी है। आम को फलों का राजा माना जाता है और भारत विश्व में आम का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे आता है। लास्ट ईयर की भी बात की जाए तो जो आंकड़े थे 23 से 25 मिलियन टन आम का उत्पादन हुआ था, जो वैश्विक स्तर पे एक काफी बड़ा नाम है। और आम की जो फसल है वो देखी जाए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, एमपी है, तो ये मुख्य प्रदेश है जो इंडिया में आम की फसल ली जाती है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन जो पूछा है इसमें पोषण प्रबंधन क्यों जरूरी है। अगर हम अच्छा पोषण प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो हम आम को अच्छी क्वालिटी वाला बना ही नहीं पाएंगे। तो आम की अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए उसमें पोषण प्रबंधन बहुत जरूरी है। जितना अच्छा पोषण प्रबंधन हम रखेंगे, संतुलित पोषण हम रखेंगे, उतना ही अच्छी क्वालिटी वाला हम आम पैदा करके देंगे। और आम आप भी जानते हैं अच्छी क्वालिटी पे ही बिकता है। संतुलित पोषण आम की फसल की नींव है और सही मात्रा में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं पेड़ों की वृद्धियों के लिए देते हैं और उनसे कहीं ना कहीं फूल अच्छा आएगा, फल अच्छा बनेगा और जो फल गिरने की समस्या होती है, उनका आकार अच्छा नहीं बन पाता, ये कहीं ना कहीं संतुलित पोषण देना इसके लिए बहुत जरूरी है। जी, इसी पर डिटेल में बात करते हैं कि आम के पेड़ों में वर्ष भर अलग अलग अवस्थाओं पर, क्योंकि एक लंबे समय की फसल है, इस पर कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व, जैसे कि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का जिक्र ही किया है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे कौन कौन से किस किस अवस्था में जरूरी होते हैं, कृपया इस पर डिटेल में जानकारी दीजिए। जैसे हमारा जो आम का पेड़ है उसकी जब नई वृद्धि हो रही है, नई वृद्धि अवस्था है, उस टाइम पे हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वानस्पतिक ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का अहम रोल रहता है। और वो उसकी शुरुआती स्टेज में जब हम आम के पेड़ लगाते हैं, वृद्धि अवस्था रहती है, उस टाइम पे हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं। फूल बनने के समय पे जब फूल और फल आना स्टार्ट होता है, फूल बनने का टाइम होता है, उस टाइम पे हमें फास्फोरस
एवं जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो हमें आम की फसल को देना चाहिए। और जब फल विकास हो रहा है, उसका फल का निर्माण हो रहा है, उस टाइम पे पोटास और कैल्शियम ये पोषण हमें देना आम के लिए बहुत जरूरी है। और साथ में हम जैविक खाद का भी संतुलित प्रयोग अपनी पेड़ों के पास में कर सकते हैं। जब हम अपने जो भी फसल है आम का जड़ों के विकास और अच्छी जड़ें बनाने के लिए भी फास्फोरस को हमें मिट्टी में पेड़ के पास में डालना चाहिए। उससे जितनी अच्छी जड़ें बन के आएगी उतना ही हमारा जो पौधा है, आम का पेड़ है, उसकी शाखाएं और उसमें आने वाले टाइम में फल जितना अच्छा बनेगा वो सारा इसी पे डिपेंड रहता है, फास्फोरस पे। और जब हमारा फल बन रहा है उस टाइम पे जब हम अपना पोषण प्रबंधन अच्छा कर रहे हैं, जैसे पोटास है, पोटास जब हमारा फल बनेगा उस टाइम पे एक अहम रोल अदा करता है। पोटास और कैल्शियम की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो फल होता है वो भी गिरने की समस्या आ जाती है। और उसको मजबूत और अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए पोटास का अहम रोल है। और जो पौधे की कोशिका है उसकी क्वालिटी है, उसको बनाने के लिए मेन काम कैल्शियम का रहता है। तो इस तरीके से हम अपना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी आम की फसल में। और इसको टाइम टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी तुड़ाई होने के बाद में जब आम हम अपना तुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में हमें आम में पोषण प्रबंधन करना होता है। उस टाइम पे हमें अच्छा पोषण प्रबंधन आम की फसल में करना चाहिए। उसका फायदा यही होगा, जो भी हम आम की तुड़ाई करते हैं और उससे नया अगले साल के लिए जो तैयारी करते हैं उसके लिए हमें अगस्त और अक्टूबर में अपना फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना चाहिए। उस टाइम पे हम जो अपना पोषण प्रबंधन है, 8 से 20 वर्ष के जो पेड़ हैं उसमें हम 11 मिला कॉम्प्लेक्स लेके जा सकते हैं 500 ग्राम पर पेड़ के हिसाब से। और 500 ग्राम 11 लीवा नाइट्राबोर, डीएपी 1 किलो पेड़, और एमओपी 500 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट को 250 ग्राम पर पेड़ के हिसाब से हमें अगस्त से अक्टूबर में इसको अप्लाई करवाना चाहिए। फूल आने के टाइम पे जो हमें पोषण प्रबंधन करना है उस टाइम पे हम नाइट्राबोर यूज करवा सकते हैं 500 ग्राम पर पेड़ के हिसाब से। और जब हमारा फिर हम इसमें पर्निया स्प्रे में जाते हैं। पर्निया स्प्रे का फायदा यही होता है, जब हम पोषण प्रबंधन पत्तियों के थ्रू करते हैं तो पत्तियों से फ्लोएम के थ्रू हमारा पौधा अपना पोषण लेता है। उस टाइम पे हम 13-045 से 5 ग्राम लीटर के हिसाब से उसे स्प्रे करवा सकते हैं। और ये फूल आने से पहले और इसमें जिंक ट्रैक मिलवा सकते हैं। और इसी तरीके से फूल आने से पहले हमें बोरोन भी अपनी फसल में यूज करवाना चाहिए। फूल आने से पहले बोरोन का फायदा यही रहेगा क्योंकि बोरोन जो है परपरागण की क्रिया को बहुत अच्छे से करवाता है। और जितना अच्छा परपरागण पोलिनेशन अच्छा होगा उतना ही अच्छा जो हमारा फूल है उतना ही अच्छा आएगा। और फूल पे ही डिपेंड होता है हम आम का उत्पादन किस तरफ लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारी फूल से फल बनने की प्रक्रिया आती है उस टाइम पे हम 19-19 का स्प्रे लगवा सकते हैं। एक स्प्रे जो कैल्शियम आता है स्टोपिट उसको लगवा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी आम बनने वाली है, छोटी छोटी आम भी बन रही है और वो फूल बड़ी होनी स्टार्ट होगी, वो उतना ही वजनदार और अच्छी क्वालिटी का बन के आएगा। और एक स्प्रे जब फल का विकास अवस्था चल रही है उस टाइम पे भी हम कैल्शियम का स्प्रे लगवा सकते हैं। और उसमें एक स्प्रे 0050 को लेके जा सकते हैं जिससे आम का शाइनिंग और क्वालिटी अच्छी बन के आए। तो ये हम आम की फसल में अपना पोषण प्रबंधन कर सकते हैं जी। और आम में फूल और फल गिरने की जो समस्या है वो बहुत ही अक्सर देखी जाती है कॉमनली। तो क्या संतुलित पोषण प्रबंधन के माध्यम से इस समस्या को कम किया जा सकता है? अगर हाँ किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? पूजा जी, जब हम अपना संतुलित पोषण प्रबंधन कर रहे हैं तो पौधे में अच्छी इम्यूनिटी बनती है। और जहाँ पे आम का फूल बन रहा है या फल बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत बनेगा। और जितना अच्छा मजबूत उसका जहाँ पे फल और फूल बनता है तना मजबूत रहेगा तो उसका नीचे गिरने की समस्या कम हो जाती है। तो इसमें हमें बोरॉन, पोटास, कैल्शियम
की कमी से फल गिरने की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ये अगर हमने सही से स्प्रे अपना शेड्यूल वाइज किया तो हम अच्छी क्वालिटी वाला फूल और फल ले सकते हैं। तो इसे अच्छे यानी कि एज पर गाइडलाइन यूज करें तो हम अच्छा फूल और फल ले सकते हैं और उसके गिरने की समस्या भी मिनिमाइज हो जाती है। तो संतुलित पोषण बहुत जरूरी है जिससे हम अपने फल की क्वालिटी और फूल की क्वालिटी अच्छी बना सकें। जी, तो आम की फसल में क्या जिंक, बोरान और कैल्शियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका बहुत ही मुख्य है, जैसा भी आपने बताया? अगर बहुत ही मुख्य है तो कितने कितने अंतराल पे किस किस तरह इसका छिड़काव या इसके इस्तेमाल हमें अपनी आम की फसल में करना चाहिए? जिंक, बोरॉन और कैल्शियम देखा जाए एक तरीके से जो भी हमारी फूल वाली फल वाली फसलें हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। जिंक जो काम करता है वो नई पत्तियां बनाने और उनकी वृद्धि के लिए पत्तियों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं ये भोजन को भी स्टोरेज करता है प्लांट में। जितना अच्छा भोजन प्लांट में स्टोर होता चला जाएगा तो आने वाले टाइम में फल और फूल बनने के टाइम पे उसका मेन फायदा मिलता है। इसी तरीके से बोरोन जो है फूल बनने का और फल को सेट करने का काम करता है। बोरोन जैसे एंजाइम एक्टिविटी है, उसके अलावा इसमें पोलिनेशन है जैसे हम परागण क्रिया बोलते हैं, उसके फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर बोरोन हम अच्छी क्वालिटी वाला यूज ना करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अच्छा फूल या फल भी उससे नहीं ले सकते। तो बोरोन का स्प्रे हमेशा हमें फूल आने से पहले कर लेना चाहिए, जो आपका जनवरी या फरवरी का महीना होता है फूल आने से पहले, तो बोरोन का एक स्प्रे जरूर लेके जाए। तो इसमें यारा भी अपना एक बोरट्रैक के नाम से देती है जो सोडियम फ्री रहता है। अभी मार्केट में जो आता है 20% आता है वो सोडियम बेस होता है और किसी तरीके से सोडियम वाला बोरोन अगर हमारे फल पे या फूल पे या हमारी फसल पे गिरता भी है कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। तो यारा जो देती है वो एक तरीके से सोडियम फ्री बोरोन है और उसका यूज करें तो ज्यादा फायदा रहेगा और उतना ही अच्छा आपका फूल और फल की क्वालिटी बन के आती है। इसी तरीके से कैल्शियम है। कैल्शियम जो फल है फल की मजबूत बनाता है, उसकी गुणवत्ता यानी कि जो स्टोरेज क्षमता है उसको बढ़ाता है। क्योंकि आम आप भी जानते हैं आज तुड़ाई किया, उसको पकाया, उसको फिर जल्दी हमें सेल आउट भी करना होता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वो उतनी ही जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर फल में और आपके पौधे में अच्छा कैल्शियम बना हुआ है तो उसको स्टोर करने के लिए भी कहीं ना कहीं कैल्शियम का मेन रोल रहता है और जो फल है फल भी आपका वजनदार और क्वालिटी वाला बन के आता है। तो इनके लिए ये तीनों पोषण देने भी बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी तक तो हमने बात की आम की फसल में पोषण प्रबंधन की, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम की फसल में प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं और किसान उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और कैसे उन पर नियंत्रण भी पा सकते हैं? जैसे आम की फसल किसान भाई भी जानते हैं एक आर्थिक मुनाफे वाली फसल है। इस कीट का भी जो प्रभाव है ज्यादा रहता है और इसमें ज्यादातर जो चूसने वाले कीट हैं जिन्हें हम सकिंग पेस्ट भी बोल सकते हैं, उनका अटैक ज्यादा रहता है। तो इसमें देखा जाए जो मुख्य कीट है उसमें आम का होपर है, मिलीबग है, फल मक्खी है, थ्रिप्स है, ये इसके मुख्य कीट है। जो होपर होता है फूलों एवं छोटे छोटे कीट होते हैं ये, यानी कि अगर हम ध्यान से देखते हैं वो तभी दिखाई देता है। ये उसका रस चूसने का काम करता है और इसी तरीके से मिलीबग होता है। मिलीबग आम में सफेद रुई की तरह दिखाई देगा और ये जो भी तना है या पत्तियां है वहां पे आपको सफेद रुई के टाइप का जो भी दिखाई दे रहा है वो मिलीबग है और ये भी प्लांट का जो क्लोरोफिल है उसको खत्म करता है। उसी तरीके से थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स भी जो हमारी नई पत्तियां आती है और जो भी फूल है
उसमें अगर अटैक करता है तो उसको यानी कि उसके रस को चाटता है, और रस चाटने से पत्तियां सुकड़ जाती हैं, और जो फूल भी होता है वो भी फूल कमजोर होके गिरना स्टार्ट हो जाता है। और जो फल मक्खी है वो कहीं ना कहीं जो हमारा फल होता है उसके अंदर छेद करके अंदर घुस जाती है, और वो फल को ही खत्म कर देती है। तो इनका बचाव के लिए हमें IPM से रिलेटेड अपना प्रयोग करने चाहिए, जिससे हम इनका उपचार कर सके और हमारा फल और फूल खराब ना हो। तो हम पहले से ही इसका उपचार करते हुए चलेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। हम भी जानते हैं और किसान भाई भी, जो भी हमारी चूसने वाले कीट होते हैं वो 3 स्टेज से गुजरते हैं। पहला अंडा होता है, निम्फ होता है, फिर एडल्ट होता है। जो हानि पहुंचाती है सबसे ज्यादा वो निम्फ वाली स्टेज होती है जो हानि पहुंचाता है। एडल्ट जब होता है, एडल्ट अपने अंडे देके 1-2 दिन बाद में वो खत्म हो जाता है। निम्फ वाली स्टेज ही हमारे प्लांट का रस या जो भी उसमें रस पी रहा है या फल को खत्म कर रहा है, वो निम्फ वाली स्टेज ही उसे खत्म करती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो अंडे वाली स्टेज है या निम्फ वाली स्टेज है उसी टाइम पे हमें अच्छा इंसेक्टिसाइड अपने यूज कर लेने चाहिए, जिससे उसकी समस्या ज्यादा ना बढ़े। जी, अभी आपने IPM का जिक्र किया, यानी कि समेतिक कीट प्रबंधन। इस पर हम आपसे जानकारी चाहते हैं, क्योंकि इसके कौन कौन से ऐसी प्रभावी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी आम की फसल को कीटों से बचा सकते हैं। तो IPM के अलग अलग तरीके हमें बताइएगा प्लीज। IPM का मतलब यही है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जब हमारे किसी भी फसल में कीट की समस्या 4-5% से ऊपर जा रही है, उस टाइम पे हमें अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे वो ज्यादा हानि ना पहुंचा सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। जो भी बाग के आसपास में अनवांछित प्लांट है या खरपतवार है, उसको हमें खेत से निकाल देना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, बाग की साफ सफाई जरूर रखें। कहीं ना कहीं जब उनके लिए जो अनवांछित प्लांट है या खरपतवार है उन पे भी उनका जीवन चलता रहता है। और दूसरा, ट्रैप भी हम यूज कर सकते हैं। जो सकिंग पेस्ट होते हैं उसमें हम येलो ट्रैप यूज कर सकते हैं। जो भी जैसे ग्रीन होपर है या कुछ एफिड टाइप के सकिंग पेस्ट उगते हैं, वो येलो कलर पे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और जब हम ट्रैप को लगा देते हैं वो उस पर आकर्षित होगा और कहीं ना कहीं उस पर चिपक के वो अपने आप ही डैमेज हो जाएगा। दूसरा, हम बाग के आसपास में कुछ लाइट का भी इंतजाम कर सकते हैं। जो येलो लाइट होती है, येलो लाइट पे देखा भी होगा, जब हम बल्ब घर में भी जलाते हैं या बाहर जलता है तो उस पे कीट आकर्षित होते हैं। जो एडल्ट होता है हमारे कीटों का, वो उस पे बैठेगा या उड़ेगा, और उसके नीचे हम पानी का भरा हुआ जार या बर्तन रख दें जिसमें वो कीट उसमें गिर के खत्म होते रहे। तो ये भी हम अपना यूज कर सकते हैं। और कुछ जैविक कीटनाशक भी आते हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा है, उनको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो गिरी हुई फल है उनको भी हमें नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो गिरे हुए फल हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपका इंसेक्ट का एडल्ट या अंडा हो सकता है, जो आने वाले टाइम में फिर से आगे बढ़ेगा और हमारी फसल को हानि पहुंचाएगा। तो ये चीजें हमें अपनी फसल में करना चाहिए। इसी तरीके से हम केमिकल को भी अपना सकते हैं। जब हमें लगता है हमारी फसल में ये समस्या इस टाइम पे ज्यादा आती है तो उससे पहले हमें केमिकल ट्रीटमेंट भी कर लेना चाहिए। तो जैसे ग्रीन होपर है, ये जब वो फूल बनने वाली स्टेज होती है उससे पहले एक स्प्रे हमें ग्रीन होपर थ्रिप्स के लिए कर देना चाहिए। उसके लिए मार्केट में आज के टाइम में अमीडा क्लोरोपिड है, थायोमिथोक्साम है, डाइनियोक्यूफुरान है, ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। साथ में हमें कीट प्रबंधन तो करना ही चाहिए। दूसरा, हमें डिसीज मैनेजमेंट भी करना चाहिए, यानी कि बीमारी का भी प्रबंधन जरूर करना चाहिए। उसमें जो आम में देखी जाती है ज्यादातर
एंथ्रेक्नोज की समस्या रहती है, डाईबैक की समस्या रहती है, उसके अलावा डाईबैक, एंथ्रेक्नोज और मिल्ड्यू की समस्या आती है, डाउनी मिल्ड्यू। तो इनका भी उपचार हमें करना रहना चाहिए। तो जो हम स्प्रे लगा रहे हैं उसी के साथ में हम कोई अच्छा फंगिसाइड भी यूज करें तो अपना ये कीट और डिसीज प्रबंधन पूरा हो जाता है। जी, बहुत सही और बेहतर उचित जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। श्रोताओं में आपको दोहरा कर बताना चाहती हूँ, आप इस समय सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0। ये कार्यक्रम लगातार आप सुनते हैं हर मंगलवार दोपहर 12 बजे और शुक्रवार भी दोपहर 12 बजे, जिसमें हम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ लाते हैं, आपको कृषि संबंधी, फसल संबंधी सही बेहतर जानकारी उनसे दिलवाते हैं। ये कार्यक्रम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित यारा फर्टिलाइजर द्वारा है। इस कार्यक्रम को आप लगातार सुनने के साथ साथ इसका पुनः प्रसारण भी अगले दिन सुन सकते हैं। और अगर कोई कार्यक्रम आपसे मिस हो जाता है तो हमारे YouTube पेज 90.4 आगरा की आवाज पर आप इस कार्यक्रम को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और अपनी सुझाव, अपनी राय और क्या आप जानना चाहते हैं वो भी मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से YouTube पेज के जरिए आप भेज सकते हैं हम तक, जैसे कि लगातार आपके फीडबैक्स भी आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, जो है आम की फसल, सही पोषण और कीट प्रबंधन। क्योंकि आम फलों का तो राजा है ही, लेकिन फसल का भी मैं राजा कहूंगी, क्योंकि जो इसकी फसल सही तरीके से करता है फिर वो राजा ही बन जाता है। सही कहा विक्रम जी? जी, वो तो है ही। इसका जो अच्छा फल और अच्छा, इससे प्रॉफिट भी अच्छा होता है। बिल्कुल। और फलों का राजा तो है ही। जब उसे अच्छा मार्जिन, अच्छी फसल होगी तो कहीं ना कहीं उसे भी राजा बनाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट में बहुत डिमांड है, गर्मी आते ही आम खाने में भी, रस में भी, और आजकल तो बहुत फूड आइटम्स हैं जिनमें आम का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं विक्रम सिंह जी से, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और आप हमें बता रहे हैं बहुत अच्छी जानकारियां फसल संबंधी आम फल के लिए। तो अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं विक्रम जी कि किसान भाई अगर पोषण प्रबंधन और कीट नियंत्रण को साथ साथ अपनाएंगे तो क्या इससे उत्पादन और फलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा? आएगा तो किस प्रकार आएगा? पूजा जी, जैसे हमारी फसल को या हमारे पौधे को जब संतुलित पोषण मिलता है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे पौधे की इम्यूनिटी अच्छी बनती है, और अच्छी इम्यूनिटी रहती है तो कहीं ना कहीं उसमें रोग और कीट से लड़ने की क्षमता उसमें हो जाती है। तो उस तरीके से हमारा जो केमिकल यूज करने वाला तरीका है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो और हमेशा सही समय पे हम पोषण देते रहेंगे और IPM से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है उसे अपनाते रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं फल का आकार, रंग और बाजार में जो अच्छा रेट मिलता है जिस फल का, वो अच्छा पैदा हम कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी आय भी बढ़ेगी और हमारा मुनाफा भी कहीं ना कहीं उससे सिक्योर होता है। अगर हमारा फल अच्छा बन रहा है, क्वालिटी वाला बन रहा है, हमें उस फल का 2 रुपए या 3 रुपए किलो का रेट भी ज्यादा मिला तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुनाफे का ही सौदा होता है। और आप देखते भी होंगे जिस टाइम आम मार्केट में आता है, जो क्वालिटी वाला आम होता है उसका रेट हमेशा 10 से 15 रुपए किलो ऊपर ही मिलता है। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किसानों को उस पर संतुलित पोषण का अच्छा प्रबंधन रखे, IPM से रिलेटेड जो आम में है उसको अपनाए और हम अच्छा पैदावार करें और उससे अधिक से अधिक उत्पादन लें। जी बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आम की फसल में जैविक या फिर प्राकृतिक तरीकों से कीट प्रबंधन करना संभव है? किसान इसके लिए कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं? जैविक के तरीके में देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया था येलो ट्रैप है, येलो ट्रैप का आप यूज कर सकते हैं। और कुछ हमारे जैविक कीट भी आते हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा आता है, ट्राइकोग्रामा के कार्ड होते हैं और वो ट्राइकोग्रामा जो भी इल्ली होती है आम में, सुंडी की समस्या या कुछ उस टाइप के इंसेक्ट होते हैं, उन्हीं पे वो जीवन यापन करता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा अपने आसपास का खेत की साफ सफाई अच्छी रखें और 1-2 स्प्रे हम नीम ऑयल का भी करवा सकते हैं। नीम ऑयल से जो भी चूसने वाले कीट हैं, सकिंग पेस्ट हैं, उन पे उसका असर अच्छा पड़ता है। और जो भी हम वो अलग केमिकल भी डालते हैं उसको भी न्यूट्रल कर देता है।
यानी कि उसको तोड़ के जब भी हम स्प्रे करेंगे उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो 1 से 2 बार हम नीम ऑयल का प्रयोग भी अपनी आम की फसल में कर सकते हैं। जी, आजकल विक्रम जी मोबाइल ऐप, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के माध्यम से भी किसानों को सलाह और सेवाएं मिल सकती हैं। आम की खेती में इन तरीकों का किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं? जैसे कि यारा का भी एक फार्म ऐप आता है, फार्म केयर ऐप, उसको आप किसान भाई यूज कर सकते हैं। उससे पता ये चल जाता है कि हमारा मौसम में बरसात कब होने वाली है, ह्यूमिडिटी कितनी बन रही है, और आने वाले टाइम में अगर मौसम चेंज रहेगा तो जो भी एनवायरमेंट मौसम चेंज होने पे जो पैथोजन है, बीमारी का कारक है, वो एक्टिव हो जाता है। अगर ज्यादा मौसम चेंज हुआ, पैथोजन एक्टिव हो गया, होस्ट हमारा प्लांट है, मौसम चेंज होते ही सर वो कहीं ना कहीं उस पे अटैक करना चालू कर देता है। ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उसी टाइम पे सेकंड पेस्ट का भी पॉपुलेशन ज्यादा फैलती है। अगर हमारा ऐप में पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में ह्यूमिडिटी इतनी रहेगी, बरसात इतनी रहेगी, तो हम उसका जो उपचार है वो पहले कर सकते हैं, और उपचार पहले करने से कहीं ना कहीं हमारी फसल बच जाती है। और हम सिंचाई भी करने जा रहे हैं, हमें पहले ही पता चल गया कि बरसात होने वाली है, तो हम कहीं ना कहीं सिंचाई करने से भी बच सकते हैं। और जो हमारे पौधों में पानी की मात्रा ज्यादा डल रही है वो भी कहीं ना कहीं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जी, तो यानी ये बहुत अच्छे तरीके हैं, और साथ ही साथ रेडियो पर तो आप हैं ही, 90.4 आगरा की आवाज पर आप सुन भी सकते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पेज पर जाकर देख भी सकते हैं कि किस फसल पर संबंधित क्या जानकारी विशेषज्ञ ने आपको दी थी। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी, ये बदलता मौसम, जलवायु परिस्थितियां भी बदल रही हैं, ऐसे में आम की फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में पोषण प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए जो हमारी ये जलवायु और बदलता मौसम की जो परिस्थितियां हैं ये हमारी फसल को नुकसान न करें? पूजा जी, ज्यादातर किसान भाई भी देखते हैं जब हमारा फल या फूल बनने का समय होता है उस टाइम पे कहीं ना कहीं बरसात या आंधी आने के चांस ज्यादा रहते हैं। और बाजी पर जब हवा तेज चलती है, आंधी आती है या बरसात हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फूल होता है वो गिरने स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने पोषण प्रबंधन अच्छा किया हुआ है और उसमें जो फल बना हुआ है, फूल बना हुआ है, उसकी जो तना है वो मजबूत है, तो वो फल और फूल गिरेगा नहीं। तो उससे कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता ही है, और आपका पोषण प्रबंधन संतुलित है तो हमारा पौधा भी इम्यूनिटी बनाए रखता है और हम उससे बच सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, आज की बातचीत से हमें ये समझने को मिल चुका है कि आम की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित पोषण प्रबंधन और समय पर कीट नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे किसान भाई बहन सही समय पर पोषक तत्वों का उपयोग करें और समेतिक कीट प्रबंधन को अपनाएं, यानी कि IPM को अपनाएं, तो आप अपनी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बेहतर बना सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ जो हमारे रहे श्री विक्रम सिंह जी, आप हैं एरिया इकोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, आपने हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही सटीक और उपयोगी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। धन्यवाद जी, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अब इन्हीं उपयोगी जानकारियों के साथ मेरा भी जाने का समय नजदीक आ गया है। सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के साथ आप सुनते रहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज, वो भी पूजा के इस वादे के साथ कि जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।